हाँ जी, हम लोग बात कर रहे थे, कारणवश कुछ व्यवधान था। हम लोग बात कर रहे थे कि जो गगन था वो अपने पिता और राजा आप कहो 12वां रियासत के, तो अ, अपने पिता मीन केतु के साथ शासन की गतिविधियों में भी वो पारंगत हो रहा था। और उस पारंगतता के चलते धीरे-धीरे वो प्रजा से भी उसका मुलाकात हो रही थी। और जब प्रजा से मुलाकात करता है तो अपनी माता की तरह बिल्कुल व्यवहार कुशल है, सौम्य स्वभाव रखने वाला है, कोमल कांत वाणी वाला है, प्यार से लोगों से बात करने वाला है, स्नेह से लोगों को रखने वाला है। ना केवल वो कोमल वाणी वाला है, ना केवल वो स्नेह से बात रखने वाला है, ना केवल वो लोगों को प्रेम से रखने वाला है, ना केवल लोगों का ध्यान रखने वाला है, अपितु वो शौर्यशाली भी है, शस्त्र विद्या में भी पूरी तरह से निपुण है और पूरी तरह से सक्षम है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा जो है वो अच्छे से कर सकता है। अब जब इस तरह की व्यावहारिकता और व्यवहार कुशलता जनता देखती है तो वो उस गगन को प्रेम से अपना राजा चाहती है, प्रेम से अपना युवराज चाहती है। लेकिन जो उसके मौसेरे भाई हैं, दोनों मौसेरे भाई जो हैं वो सृजन और अर्जुन, वो दोनों इस बात से चिढ़ते हैं कि कैसे इस आदमी को इस प्रजा से दूर किया जाए। अब गुरु गोरखनाथ जी का जो अभिशाप था वो भी तो प्रतिफलित होना है, इसलिए जो अ, सृजन और अर्जुन है, मैंने कहा ना तो वो पढ़ने लिखने में रहे, ना सही तरीके से उन्होंने अपनी राज्य की गतिविधियां देखी, और दोनों जो हैं वो केवल उस गगन की गतिविधियों से परेशान है, उसी के दुख से दुखी हैं और उसको नीचा दिखाने की वो अ, एक तरह से वो ढूंढते हैं, जगह ढूंढते हैं, समय ढूंढते हैं, और इस ताक में रहते हैं कि वो किस तरह से अपने जो उसके मित्र हैं, अपने जो उसके अपने जो उसके मुसेरे भाई हैं, उनको किस तरह से वो नीचा दिखा सके। अब इस तरह की गतिविधियां चलती रहती हैं, वो दोनों भाई मिलके उनको नीचा दिखाने की सोचते हैं, और जो गगन है वो अपने पिताजी के साथ मिलके अपनी प्रजा की सोचता है। प्रजा के बारे में सोचने के कारण प्रजा उसे और ज्यादा प्यार करती है, और ज्यादा चाहती है। और जो जो आप ये कहें कि दोनों प्रजा के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए लोग उन्हें दुत्कारते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। धीरे धीरे समय बीता है और जो गगन है उसे प्रजा का युवराज घोषित कर दिया जाता है। अब उसके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है कि प्रजा का युवराज घोषित कर दिया है। अब जब युवराज घोषित किया है तो ध्यान भी रखना पड़ेगा, और जब बात ध्यान रखने की है तो उसे ना केवल अपना ध्यान रखना पड़ेगा अपितु पूरे राज्य का ध्यान रखना पड़ेगा। ना केवल राज्य का ध्यान रखना पड़ेगा अपितु अपने माता पिता के संस्कारों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें निर्भर करती हैं कि एक सशक्त व्यक्तित्व बनाने के लिए ना केवल व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व में सुधार करना होता है, अपितु उसे समाज की तमाम तरह के नियमों का पालन करते हुए समाज को ये जतलाना होता है कि वो समाज में रहने योग्य है। और गगन ने ये सारी बात जो है वो अच्छे से सीखी। अब जब प्रजा का चहेता बन गया
तो जो उसके पिताजी हैं उनको, माताजी और पिताजी हैं उनको उसके विवाह की चिंता हुई। जो माता-पिता हैं उन्होंने पंडित जी से कहा कि हमारे पड़ोसी जो राज्य है, कछवार रियासत जो है, वहाँ पर एक बड़ी सुंदर राजकुमारी है। वहाँ पर हमारे गगन का टीका लेके जाइए। और जो पंडित है वो सारी कुंडली का मिलान करने के बाद कहता है कि ये संभव है कि सूर्य जो अ, गगन है और जो कछवार रियासत की राजकुमारी है, जिसका नाम सूर्यल है, वो दोनों के गुण मिलते हैं, मिलान होते हैं और इनका जीवन अच्छे से चलेगा। अब ये बात कछवार रियासत के राजा को भी एक तरह से संदेश के रूप में भेज दी जाती है। उन्हें उन्हें वो जो अ, संदेश है वो वहाँ के पुरोहित के माध्यम से मिलता है, पंडित के माध्यम से मिलता है। एक तरफ से वो अ, प्रयास करते हैं अपने उस विवाह को सफल बनाने का, लेकिन उसके जो गगन के जो भाई, दोनों भाई थे, जैसे ही पंडित पुरोहित जो है वो गगन का टीका लेके, शगुन का टीका लेके जब सूर्यल के घर जाने को तैयार होता है, तो बीच रास्ते में ही जो सर्जन और अर्जुन जो है वो उस पंडित से टीका छीन लेते हैं। अब समस्या ये है, जब टीका छीन लेते हैं तो जो पंडित है, जब वो सूर्यल की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और जब वो अपनी रियासत की तरफ मुड़ लेता है तो उसकी जो रोशनी है वो वापस आ जाती है। अब ये एक हैरान करने वाली ही बात थी। जैसे ही पंडित इस दुविधा में पड़ता है, वहाँ आकाशवाणी होती है और पंडित को कहते हैं कि तू अपनी रियासत की तरफ मुड़ जा, मारवा रियासत की तरफ चला जा। और इस तरह की बात जो है वो एक अपशगुन के रूप में हो रही है, तो आपको वापस अपने अपने घर वापस जाना चाहिए। पंडित उन्हीं कदमों वापस अपने घर पहुंचता है आके और सारी बात राजा को बताता है। लेकिन जो अ, गगन है, उसको जब राजकुमारी के बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि विवाह होगा तो यही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब वो अपने 4-5 लोगों को लेकर उसी कछुआ रियासत के की तरफ चल पड़ते हैं और वहाँ पे शादी करने के लिए वो वहाँ उनके द्वार पर पहुँचते हैं। अब समस्या ये है कि गगन को वहाँ पर कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि जैसे ही मुख्य द्वार पे गगन अपने 4-5-6 लोगों को लेकर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो कोई वृद्धा है, वो भी गगन को इन पूछ पहचानने से इनकार कर देती है कि मैं नहीं जानती। तो गगन उनको कहते हैं कि यही हम लोग शादी करने आए हैं यहाँ पे और ये हमारी बारात है। तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं कि हमने तो सुना था कि मारवा में चौहानों की सत्ता है, चौहानों का शासन चलता है और ये चौहान और ये इनकी बारात, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको उनके ऊपर व्यंग्य किया जाता है। जिस बात को लेकर जो
गगन हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। वो मारवा रियासत में संदेश भेजते हैं कि इस तरह से कछुआ रियासत के लोगों ने उनकी बेइज्जती की है, उनकी आलोचना की है, उनके व्यंग्य किए हैं। तो युद्ध के लिए सेना का प्रबंध किया जाए। दूसरी तरफ जो कछुआ रियासत के लोग हैं उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों को जो भिखारियों की तरह दिखाई दे रहे हैं, बेटी देना तो दूर की बात है, इनको तो दरवाजे पे भी खड़े नहीं होने देंगे। और इस तरह की बात सुनकर जो गगन है वो और ज्यादा क्रोधित होते हैं, और ज्यादा कुपित हो जाते हैं और मन ही मन वो कछुआ रियासत की ईंट से ईंट बजाने की सोच लेते हैं। ये बात जब गुरु गोरखनाथ जी को पता चलती है कि इस तरह की समस्या होने वाली है, तो गुरु गोरखनाथ जी भी अपने शिष्यों के साथ वहां कछुआ रियासत की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और युद्ध रोकने की कोशिश करते हैं, कछुआ रियासत के लोगों को समझाने की कोशिश करने की का प्रयास करते हैं। किंतु इससे पहले कि गुरु गोरखनाथ जी वहां पहुंचते, गगन की सेना ने कछुआ रियासत की ईंट से ईंट बजा दी थी। सारा महल सब कुछ खंडहर हो गया। सारे सैनिक जितने भी थे वो युद्ध में मारे गए और जो थोड़े कुछ बचे थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जो कछुआ रियासत के शासक थे उन्होंने हथियार डाल दिए गगन के सामने